चलो विल रिवाइज इंड एस 10 थ्रू शेयर बेस्ड पेमेंट। याद होगा तो इसके अंदर कितने पॉइंट्स थे? 10 पॉइंट थे, 10। चलो याद करने का ट्राई करते हैं। सबसे पहला क्या था? डेफिनेशन। सेकंड क्या था? स्कोप। तीसरा क्या था? शेयर बेस्ड पेमेंट विथ अदर देन एम्प्लॉइज। उसमें कैश या इक्विटी दोनों देखा था अपन ने, कैश सेटल्ड या इक्विटी सेटल्ड थी। चौथा कौन सा था? इक्विटी सेटल्ड शेयर बेस्ड पेमेंट विथ एम्प्लॉइज। पांचवा कौन सा था? मार्केट बेस्ड कंडीशन वाला। छठा कौन सा था? मॉडिफिकेशन था। सातवां कौन सा था? कैंसलेशन था। उसके बाद कौन सा था? कैश सेटल्ड था। नौवां कौन सा था? एसबीपी विथ कैश ऑल्टरनेटिव। उसमें ऑप्शन या तो कंपनी के पास या फिर इंप्लॉय के पास। आखिर वाला कौन सा था? ग्रुप शेयर बेस्ड पेमेंट प्लान। याद है ऐसा कुछ? चलो ठीक है। उसके बाद पहला डेफिनेशन वो बोलता है शेयर बेस्ड पेमेंट प्लान इज एन एग्रीमेंट बिटवीन कंपनी एंड अनदर पार्टी वेयर कंपनी रिसीव्स गुड्स इन और सर्विसेज। वो अनदर पार्टी इंप्लॉय भी हो सकता है ना? यस। इन एक्सचेंज फॉर या तो कैश, बट कैश बेस्ड ऑन द प्राइस ऑफ शेयर्स, या फिर शेयर्स। कैश देने का प्रॉमिस किया है बेस्ड ऑन द प्राइस ऑफ शेयर्स, तो कैश सेटल्ड, वरना। उसके बाद स्कोप। स्कोप में 3 चीज था। अगर तुमने शेयर्स अपने शेयर होल्डर को देने का प्रॉमिस किया है इन दर कैपेसिटी है शेयर होल्डर, कवर्ड नहीं है। सेकंड, अगर तुमने इक्विटी शेयर्स बिजनेस कॉम्बिनेशन में इशू किया, कवर्ड नहीं है, पढ़ा ना अपन ने बिजनेस कॉम्बिनेशन। उसके बाद तीसरा, अगर तुम शेयर्स देने वाले हो 3 महीने के बाद बदले में कुछ रिसीव करने वाले हो बट यू इंटेंड टू सेटल ऑन नेट बेसिस, तो यहां कवर्ड नहीं फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में, बट इफ द सेटलमेंट इज टू बी इंटेंडेड टू बी डन ऑन ग्रॉस बेसिस तो यही कवर्ड है वो। क्लियर? आगे दिस वाज अ पॉइंट नंबर 2 स्कोप। उसके बाद शेयर बेस्ड पेमेंट ट्रांजैक्शन विथ अदर देन एम्प्लॉई। उस केस में या तो वो इक्विटी भी हो सकता है या फिर वो कैश भी हो सकता है। अदर देन एम्प्लॉय में गुड्स भी मिल सकता है, सर्विस भी मिल सकता है। सबसे पहले बताना, अगर वो इक्विटी सेटल्ड होगा तो एंट्री क्या पास करेंगे? एक्सपेंस स्लैश असेट अकाउंट डेबिट टू एसबीपी रिजर्व और एसबीपी रिजर्व टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम इफ एनी। उसके अलावा अगर वो कैश सेटल्ड हुआ तो या तो एक्सपेंस डेबिट या फिर असेट डेबिट टू एसबीपी लाइबिलिटी और एसबीपी लाइबिलिटी टू कैश बैंक। बट जब ये डेबिट क्रेडिट करेंगे तो उस असेट या एक्सपेंस को कौन से अमाउंट पे रिकॉर्ड करेंगे? उसके लिए प्रेफरेंस याद है तुम लोग को? सबसे पहला प्रेफरेंस देना फेयर वैल्यू ऑफ असेट एक्वायर्ड। एक्वायर्ड वाले केस में शेयर्स क्या, शेयर्स या फिर सर्विस या असेट? सर्विस या असेट का फेयर वैल्यू। पता है क्यों? बिकॉज ऐसा पॉसिबल है उसने कम दाम के शेयर्स एक्सेप्ट कर लिया क्योंकि फ्यूचर में अच्छा प्रोस्पेक्ट दिख रहा है उसको, बराबर। उसके बाद सेकंड प्रेफरेंस था फेयर वैल्यू ऑफ असेट गिवन अप। सबको याद आ जाएगा ये चीज? अच्छा, अगर अपने को बदले में सर्विस मिल रहा है और वो इंप्लॉय नहीं है और सर्विस कंटिन्यूअस है तो खर्चा डे वन पे बुक मत करना, ओवर द पीरियड बुक करते हुए चलेंगे। याद रहेगा तो अपन ने क्वेश्चन देखा था जहां एवरी मंथ अपन बुक कर रहे थे, ठीक है। उसके बाद खत्म हो गया थर्ड वाला पॉइंट। उसके बाद है फोर्थ वाला पॉइंट, शेयर बेस्ड पेमेंट ट्रांजैक्शन विथ इंप्लॉइज। अगर वो विथ इंप्लॉइज है तो उस केस में पहला अपन किसका बात करेंगे? इक्विटी सेटल्ड का बात करेंगे। सबसे पहला अपन ने बात किया था ग्रांट डेट का, जिस दिन वो प्लान का एग्रीमेंट एंटर हुआ है। अगर एग्रीमेंट के बाद अप्रूवल बाकी है तो अप्रूवल के बाद वाली डेट विल बी द ग्रांट डेट। उसके बाद कंडीशंस, कंडीशंस 2 थी, वेस्टिंग नॉन वेस्टिंग। वेस्टिंग में 2 थी, सर्विस परफॉर्मेंस, परफॉर्मेंस में 2 थी, मार्केट बेस्ड या नॉन मार्केट बेस्ड। सबसे पहले बात करते हैं वेस्टिंग नॉन वेस्टिंग। अगर नॉन वेस्टिंग है तो वेस्टिंग पीरियड में इंक्लूड करूं क्या? नहीं, बिकॉज ये तो मिलने के बाद की कंडीशन है, इसका इफेक्ट ऑलरेडी फेयर वैल्यू में आ जाता है। उसके अलावा अगर वो वेस्टिंग कंडीशंस है तो उसके अंदर भी 2 देखना, सर्विस या परफॉर्मेंस। अगर वो सर्विस है, सर्विस मतलब इतने साल तक सर्विस में रहने का, is this within the control of employee? The answer is yes. कंसिडर करूंगा वेस्टिंग पीरियड में? द आंसर इज यस, कंसिडर करेंगे वेस्टिंग पीरियड के अंदर। उसके बाद था परफॉर्मेंस कंडीशन, उसमें नॉन मार्केट बेस्ड और मार्केट बेस्ड। नॉन मार्केट बेस्ड का एग्जांपल कोई देगा क्या मुझे? सेल्स टारगेट, प्रॉफिट टारगेट, कॉस्ट अचीविंग टारगेट। उस केस में क्या ये एम्प्लॉय के कंट्रोल में है क्या? द आंसर इज यस, तो इसको भी वेस्टिंग पीरियड में कंसिडर करेंगे। बट मार्केट बेस्ड कंडीशन, वो शेयर का टारगेट अचीव करना है, क्या ये एम्प्लॉय के हाथ में है क्या? नहीं, इसका बाद में करेंगे अपन, नीचे जाके 5th पॉइंट के अंदर बात करेंगे। बाकी उसके बाद अपन ने देखा अपने को खर्चा बुक कैसे करने का है। क्या ग्रांट डेट पे पूरा खर्चा बुक कर लेंगे क्या? नहीं, ओवर द वेस्टिंग पीरियड बुक करेंगे, वो भी शुरू डे 1 पे अपन सिर्फ फेयर वैल्यू निकाल के करेंगे, क्योंकि ये इक्विटी सेटल्ड है
तो एक ही दिन का फेयर वैल्यू रेलिवेंट है, वो है फेयर वैल्यू ऑफ ग्रांट डेट, बिकॉज क्योंकि ये एसबीपी रिजर्व बनने वाला है, अल्टीमेटली अगर फेयर वैल्यू चेंज अकाउंट किया भी, एक कंपोनेंट ऑफ इक्विटी बढ़ेगा, दूसरा गिरेगा, क्या मिलेगा तुमको उससे? क्लियर? तो करने का जरूरत नहीं। उसके बाद खर्चा बुक करेंगे ओवर द वेस्टिंग पीरियड, बट खर्चा कंप्यूट कैसे करेंगे? याद है अपन एक फॉर्मूला यूज करते हैं, जहां कुछ भी एस्टिमेट का चेंज हुआ अपने आप इस फॉर्मूला में अकाउंट हो जाता है। वो सबसे पहला अपन लेने का नंबर ऑफ इंप्लॉइज एक्सपेक्टेड टू फुलफिल द कंडीशंस मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ ऑप्शंस मल्टीप्लाइड बाय फेयर वैल्यू ऑफ ऑप्शन ऑन ग्रांट डेट। अगर यही कैश सेटल्ड होता तो फेयर वैल्यू एट द एंड ऑफ ईच लेते ना अपन, बट ये क्या है? इक्विटी सेटल्ड, इसलिए अपन ले ग्रांट डेट मल्टीप्लाइड बाय एक्सपायर्ड पीरियड डिवाइड बाय टोटल वेस्टिंग पीरियड माइनस एक्सपेंस ऑलरेडी रिकॉग्नाइज्ड इन प्रीवियस ईयर्स। ठीक है, देखो क्या बोलता है वो, फेयर वैल्यू सिर्फ ग्रांट डेट का लेना, बात का मत लेना। उसके बाद जर्नल एंट्रीज, ग्रांट डेट पे कोई एंट्री आने वाला है क्या? नहीं। फिर ड्यूरिंग द वेस्टिंग पीरियड अपन एंट्री मारेंगे, क्या एंट्री मारेंगे? खर्चा बुक करने का, ईबी टू एसबीपी रिजर्व। अच्छा, ड्यूरिंग द वेस्टिंग पीरियड कुछ रिवर्सल हुआ, एसबीपी रिजर्व टू ईबी, प्रॉफिट एंड लॉस के थ्रू आएगा ना उस केस में। उसके बाद अपन क्या करेंगे? वेस्टिंग पीरियड के बाद आएगा एक्साइज पीरियड, अपन क्या करेंगे? शेयर इशू कर देंगे, एंट्री मारेंगे एसबीपी रिजर्व टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू प्रीमियम इफ एनी। अगर एक्सरसाइज पीरियड में कुछ लैप्स होता है तो जनरल रिजर्व में या तो विद इन अदर इक्विटी ट्रांसफर मारेंगे, एंट्री रहेगा एसबीपी रिजर्व अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व। क्लियर क्या ये चीज? याद है ना, इक्विटी वाले केस में अगर कोई भी रिवर्सल करना है ड्यूरिंग द वेस्टिंग पीरियड, इट विल बी डन थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस, बट इफ इट इज टू बी डन पोस्ट वेस्टिंग पीरियड इट विल बी डन थ्रू जनरल रिजर्व। उसके बाद आएगा मार्केट बेस्ड कंडीशन। याद रखना, मार्केट बेस में अपन डे 1 पे एक वेस्टिंग पीरियड एस्टिमेट करेंगे, कुछ भी हो जाए, मीट करे या ना मीट करे, उसी वेस्टिंग पीरियड में खर्चा बुक करते हुए चलेंगे। बट यहां भी दो केस पॉसिबल है, या तो वो जल्दी मीट कर जाएगा, अगर जल्दी मीट कर जाएगा, फॉर एग्जाम्पल अपन ने सोचा था 4 साल, मीट कर गया 3 साल, 1 में खर्चा बुक करेंगे, 2 में करेंगे, 3 में 3 और 4 दोनों का करेंगे और शेयर इशू कर देंगे। सपोज हमने सोचा था 4 साल और मीट किया इन 5th ईयर, तो खर्चा 4 साल में ही बुक करेंगे, डिफर करेंगे क्या? नहीं, बट शेयर कब इशू करेंगे? अल्टीमेटली 5th ईयर में इशू करेंगे। सपोज 4 साल में खर्चा बुक किया, जिंदगी में कभी मीट ही नहीं किया, तो डेडलाइन रहेगा ना, डेडलाइन के बाद पूरा रिवर्स करना पड़ेगा। ये रिवर्सल कैसे होगा? थ्रू जनरल रिजर्व रहेगा उस केस में। उसके बाद अपना कौन सा पॉइंट था? मॉडिफिकेशन। मॉडिफिकेशन में याद रखना, ये इंप्लॉय के फेवर में हो रहा है, इंप्लॉय के अगेंस्ट में हो रहा है, इंप्लॉय के फेवर में हो रहा है। बराबर कंपनी क्यों कर रहा है? वो ऑप्शंस का वर्थ इंक्रीज करने के लिए, कहीं ना कहीं इंप्लॉइज को मोटिवेटेड रखने के लिए। इसमें मॉडिफिकेशन करने के 2 तरीके हैं, या तो नंबर ऑफ ऑप्शंस बढ़ा दिए या फिर उसका वर्थ बढ़ा दिया। वर्थ कैसे बढ़ाएंगे? एक्साइज प्राइस कम करके बढ़ाएंगे। बराबर, अभी इसमें याद रखना अपना हिंट था, ओरिजिनल प्लान अलग, इसको अलग, बराबर मॉडिफिकेशन को अलग ट्रीट करना है। तो जिस दिन मॉडिफाई किया वो दिन बन जाएगी इसके लिए ग्रांट डेट। समझा क्या ये चीज? अच्छा, अगर हमने ना नंबर ऑफ ऑप्शंस इंक्रीज किए थे, तो उस केस में जितने भी ऑप्शन इंक्रीज किए मल्टीप्लाइड बाय फेयर वैल्यू ऑन द मॉडिफिकेशन डेट, क्योंकि वही दिन ग्रांट डेट है उसके लिए। जो भी खर्चा है ओवर द रिमेनिंग वेस्टिंग पीरियड बुक कर लेना। अगर हमने फेयर वैल्यू ऑफ ऑप्शन इंक्रीज किया, ऑप्शंस तो उतने ही है ना, पहले भी जितने थे उतने, तो उतने ऑप्शंस मतलब ओरिजिनल ऑप्शंस मल्टीप्लाइड बाय द वो एक्सेस, याद है क्या? फेयर वैल्यू बिफोर मॉडिफिकेशन ऑन मॉडिफिकेशन डेट माइनस फेयर वैल्यू आफ्टर मॉडिफिकेशन ऑन मॉडिफिकेशन डेट। इस एक्सेस को बुक करेंगे ओवर द रिमेनिंग वेस्टिंग पीरियड। सबको क्लियर क्या है वाला? बट दिस वाज आवर मॉडिफिकेशन। उसके बाद क्या आने वाला? अपना कैंसलेशन। इस कैंसलेशन में क्या इंप्लॉय छोड़ के जा रहा है क्या? नहीं। कौन कैंसिल कर रहा है? कंपनी कैंसिल कर रहा है। क्यों कैंसिल कर रहा है? शायद फंड्स नहीं रहेगा उसके पास, तो वो क्या बोलता है? हम ये प्लान कैंसिल कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, पहले था पीरियड 3 साल, सेकेंड ईयर में कैंसिल किया, तो फर्स्ट ईयर में खर्चा बुक करेंगे नहीं करेंगे? करेंगे ना यार। फर्स्ट ईयर में खर्चा बुक कर लिया, सेकेंड ईयर में कैंसिल किया, तो डायरेक्टली क्या पहले का रिवर्स कर दूं क्या? पहले सेकेंड और थर्ड दोनों का बुक करना, फिर रिवर्स करना। रिवर्स करके कहां ट्रांसफर करेंगे? जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करेंगे। देखो, जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करेंगे। अब इसमें भी 2 केस था, या तो विदाउट कंपेंसेशन या विद कंपेंसेशन। विदाउट कंपेंसेशन जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करने के बाद खत्म हो जाएगा, फिर आएगा विद कंपेंसेशन। कंपेंसेशन में याद रखना, जितने इंप्लॉइज उस दिन पे है उन सबको कंपेंसेशन मिलेगा। याद है क्या? 8 डायरेक्टर का खर्चा बुक किया लेकिन 9 थे उस दिन पे, तो सबको कंपेंसेशन देंगे अपन उस केस में। अब अगर कंपेंसेशन पे करना है तो कहां से पे करेंगे? क्या एसबीपी रिजर्व में बैलेंस पड़ा है क्या अपना? नहीं। कहां से पे करेंगे? जनरल रिजर्व से। बट वहां एक लिमिट है ना, जिस दिन कंपेंसेशन पे किया उस दिन जो फेयर वैल्यू थी उतना ही तुम कहां से पे कर पाओगे? जनरल रिजर्व से। रिमेनिंग कहां से
डेबिट करने का प्रॉफिट एंड लॉस से उस केस में, क्लियर, और टू कैश बैंक कर देंगे। दिस वाज अ कैंसलेशन। उसके बाद था कैश सेटल्ड ट्रांजैक्शन फॉर शेयर फॉर एम्प्लॉइज। इस केस में हम एम्प्लॉइज को शेयर्स दे रहे, कैश दे रहे, कैश दे रहे, बट बेस्ड ऑन द प्राइस ऑफ शेयर्स। इस केस में देखना वो वेस्टिंग पीरियड इमीडिएटली है या कुछ तो पीरियड है। अगर वो कुछ तो पीरियड है तो उस केस में ग्रांट डेट पे कितना खर्चा बुक करेंगे? कुछ भी नहीं बुक करेंगे ना, तो ओवर द वेस्टिंग पीरियड बुक करेंगे। मतलब सेम अकाउंटिंग एज इक्विटी सेटल्ड, एक्सेप्ट यहां एवरी ईयर एंड के फेयर वैल्यू चेंज से मुझे फर्क पड़ेगा, क्योंकि अल्टीमेटली देना क्या है? कैश देना है ना यार। मुझे बताओ कैश सेटल्ड में एंट्री क्या रहेगा? सबसे पहले अगर वो वेस्टिंग पीरियड है तो ग्रांट डेट पे क्या एंट्री? नो एंट्री। ड्यूरिंग द वेस्टिंग पीरियड एवरी ईयर एंड पे एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस टू एसबीपी लाइबिलिटी रहेगा उस केस में, और वो भी बेस्ड ऑन फेयर वैल्यू एट द एंड ऑफ ईच ईयर, क्लियर। उसके बाद अगर ड्यूरिंग द वेस्टिंग पीरियड कुछ रिवर्सल हो गया तो उस केस में क्या करेंगे? एसबीपी लाइबिलिटी टू एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस, मतलब रिवर्सल थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस। उसके बाद एक्सरसाइज पीरियड में क्या कैश पे कर देंगे, पेमेंट का एंट्री क्या पास करेंगे? एसबीपी लाइबिलिटी टू कैश बैंक। अच्छा, वेस्टिंग पीरियड खत्म होने के बाद और एक्सरसाइज पीरियड होने के पहले अगर कुछ फेयर वैल्यू चेंज हुआ तो चेंज करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा? मतलब ड्यूरिंग द एक्सरसाइज पीरियड भी फेयर वैल्यू चेंज का इफेक्ट देना पड़ेगा। अब इस चेंज का इफेक्ट कैसे देंगे? जनरल रिजर्व के थ्रू देंगे क्या? प्रॉफिट एंड लॉस के ही थ्रू देना इस केस में। मतलब इन केस ऑफ कैश सेटल्ड रीमेजर किया ड्यूरिंग द वेस्टिंग पीरियड या पोस्ट वेस्टिंग पीरियड, कहां से एडजस्ट करने का? प्रॉफिट एंड लॉस से एडजस्ट, मतलब ईबी के थ्रू एडजस्ट करने का। सबको याद है क्या ये वाला पार्ट? याद है? अपना एक और पार्ट था इसके अंदर, अगर वो वेस्ट इमीडिएटली हो जाता है उस केस में अपन खर्चा पूरा कब बुक कर देते हैं? ग्रांट डेट पे बुक कर देते हैं, बराबर। बट क्योंकि एक्सरसाइज पीरियड 3 साल है तो एवरी फर्स्ट ईयर के, सेकेंड ईयर के, थर्ड ईयर के एंड पे रीमेजर करेंगे। याद रखना ग्रांट डेट पे खर्चा पूरा बुक कर चुके हैं, डिफर मत करना, बिकॉज वेस्ट इमीडिएटली है ना। बट क्योंकि अब तक एम्प्लॉय ने पैसा नहीं मांगा है तो एवरी ईयर एंड पे क्या करना पड़ेगा? इसको रीमेजर करना पड़ेगा। रीमेजर एक्सरसाइज पीरियड में करो, वेस्टिंग पीरियड में करो, कैश सेटल्ड है, इफेक्ट जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस से ही। सबको क्लियर क्या है वाला पार्ट? कंप्लीटेड। उसके बाद शेयर बेस्ड पेमेंट विद कैश ऑल्टरनेटिव। इसमें या तो ऑप्शन एम्प्लॉय के पास रहेगा या काउंटर पार्टी जिसको अपन बोलते हैं, या फिर एम्प्लॉय कंपनी के पास रहेगा। कॉम्प्लिकेटेड कौन सा था? एम्प्लॉय के पास रहेगा या किसी और के पास रहेगा तब उस केस में। अच्छा, ऑप्शन, यहां तो ऑप्शन है ना उसके पास, वो जो चाहे चूज कर लेगा। इस केस में अपन कितने स्टेप्स फॉलो करते हैं? 5 स्टेप फॉलो करते हैं। याद रहेगा तो ग्रांट डेट पे सबसे पहले 3 अमाउंट कंप्यूट करते हैं। सबसे पहला, अगर वो इक्विटी सेटल्ड का फेयर वैल्यू निकालना होता ग्रांट डेट पे, पूरा फेयर वैल्यू, तो कितना आता? इसको बुक करूं क्या? कंप्यूट किया सिर्फ, इसको इक्विटी कंपोनेंट बोलूं क्या? नहीं, बराबर। सेकंड का निकालेंगे, कैश सेटल्ड का अगर खर्चा होता डे 1 पे तो कितना होता, इसको अपन क्या बोलेंगे? लाइबिलिटी कंपोनेंट। थर्ड क्या मिलेगा? इक्विटी कंपोनेंट। जो भी स्टेप नंबर 1 में आता माइनस स्टेप नंबर 2 का वैल्यू। याद रहेगा तो हम लाइबिलिटी पूरा बुक कर रहे, इक्विटी सिर्फ इंक्रीमेंटल बुक कर रहे। अगर स्टेप नंबर 1 में अमाउंट कम होता तो इक्विटी कंपोनेंट कितना होता? 0 होता उस केस में। सबको क्लियर क्या है वाला पार्ट? उसके बाद जो भी इक्विटी कंपोनेंट आया था, क्या ये फेयर वैल्यू के चेंज की वजह से रीमेजर होने वाला है क्या? नहीं, तो इसको तो इक्वली बुक कर लेंगे। उसके अलावा जो अपने को स्टेप नंबर 2 में आया था डेट कंपोनेंट, इसको डायरेक्टली बुक कर लूं क्या इक्वली करके? इसको तो फेयर वैल्यू चेंज से फर्क पड़ेगा ना, तो उस केस में हम क्या करेंगे? एवरी ईयर एंड पे फेयर वैल्यू के चेंज का इफेक्ट देते हुए एक्सपेंस बुक करेंगे। मतलब इन शॉर्ट कैश सेटल्ड का नॉर्मल अकाउंटिंग करेंगे। तो हमने ये स्टेप नंबर 2 में अमाउंट कंप्यूट क्यों किया? टू फाइंड द इक्विटी कंपोनेंट कंप्यूट किया इस केस में। सबको क्लियर? ये 5 स्टेप फॉलो कर लिया, मतलब अपन ने कैश का पूरा अकाउंटिंग कर लिया और इक्विटी का इंक्रीमेंटल अकाउंटिंग कर लिया। नाउ द क्वेश्चन इज, लास्ट में जाके वो कुछ भी मांग सकता है ना यार। सपोज उसने क्या मांग लिया अपने से? कैश मांग लिया, तो क्या कैश का पूरा अकाउंटिंग किया था क्या अपन ने? द आंसर इज यस। तो बोलेंगे एसबीपी लायबिलिटी टू कैश बैंक। जो रिजर्व थोड़ा सा इंक्रीमेंटल क्रिएट किया था, कुछ काम का है क्या वो? नहीं, तो क्या करेंगे? उसको जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर देंगे। अगर उसने क्या मांग लिया अपने से? शेयर्स मांग लिए, क्या शेयर्स का अपन ने पूरा अकाउंटिंग किया था क्या? नहीं, तो सबसे पहले एसबीपी लायबिलिटी को एसबीपी रिजर्व में ट्रांसफर करेंगे, फिर रिजर्व से शेयर इशू करेंगे। बैलेंस बच जाता है तो जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करेंगे। बैलेंस कम पड़ता तो प्रॉफिट एंड लॉस से लाना पड़ेगा, बिकॉज खर्चा शायद कम बुक किया तुमने उस केस में। सबको क्लियर क्या है वाला पार्ट? अगर ऑप्शन किसके पास था? अगर ऑप्शन एंटिटी के पास था तो उस केस में कैन द कंपनी अवॉइड पेइंग कैश? द आंसर इज यस। अगर अवॉइड कर सकता है तो कोई ऑब्लिगेशन हुआ क्या? नहीं। तो अकाउंटिंग किसका करेगा? एज पर इक्विटी सेटल्ड। बट
दो केस में याद है कि हमने बोला उसको अकाउंटिंग कैश वाला करना पड़ेगा। वो दो केस कौन सा था, या तो कंपनी के शेयर्स क्या है, डीबार्ड है, या फिर देयर इज अ कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन, पास्ट प्रैक्टिस है, पॉलिसी है कि वो हमेशा कैश ही देता है। क्लियर क्या? बाकी सारे केस में अकाउंटिंग कैसा रहेगा, इक्विटी का ही अकाउंटिंग रहेगा। सपोज अपन ने इक्विटी का अकाउंटिंग किया, बाद में जाके कैश दे दिया, तो एसबीपी रिजर्व से अपन कैश पे कर देंगे। अगर कम पड़ता है, मतलब खर्चा कम बुक किया ना, तो अपन प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर कर देंगे। अगर ज्यादा बच गया तो एसबीपी रिजर्व से जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर देंगे। क्लियर ये वाला पार्ट? आखिरी पॉइंट बचता है अपना ग्रुप शेयर बेस्ड पेमेंट प्लान। इसके अंदर हो क्या रहा है, इसके अंदर प्लान किसका है, सब्सिडरी का है। शेयर कौन दे रहा है, पेरेंट दे रहा है। खर्चा कौन बुक करेगा, सब्सिडरी, जिसका प्लान है वो बुक करेगा। तो वो सब्सिडरी एंट्री मारेगा, इंप्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट। बट क्या वो शेयर देने वाला है क्या, नहीं। तो वो क्या टू एसबीपी रिजर्व कर पाएगा क्या, वो बोलेगा टू कैपिटल कंट्रीब्यूशन रिसीव फ्रॉम पेरेंट, बिकॉज इसके भी आप पे शेयर इशू कौन कर रहा है, पेरेंट इशू कर रहा है। अल्टीमेटली वो कैपिटल कंट्रीब्यूशन दिखने वाला अंदर द हेड अदर इक्विटी या इक्विटी उस केस में। पेरेंट ऑन द अदर हैंड, पेरेंट क्या खर्चा बुक कर सकता है क्या, नहीं। क्यों, इंप्लॉयज उसके नहीं है, उसको बेनिफिट नहीं मिल रहा है इसका। तो वो बोलेगा मैंने अल्टीमेटली सब्सिडरी में क्या किया है, इन्वेस्टमेंट किया है, वो डेबिट करेगा, इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी अकाउंट डेबिट टू एसबीपी रिजर्व, बिकॉज शेयर ये इशू करने वाला है, जो शेयर इशू करेगा वो एसबीपी रिजर्व बुक करेगा, और एसबीपी रिजर्व अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। वी आर डन विथ अ शेयर बेस्ड पेमेंट। यस।